हाँ जी, जीवन क्लासेस की ओर से मैं पुनः एक बार फिर अंकित नागर आपका स्वागत करता हुआ। देखिए आज हम फिर पुनः चैप्टर 1 कक्षा 10 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण को पुनः पार्ट 2 में उसकी अध्ययन करते हुए। तो देखिए हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग थी वो चलेगी रासायनिक समीकरण को संतुलन करना। क्या? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखिए इसका थोड़ा सा जानकारी मैंने उस वीडियो में दे दी थी, लेकिन यहाँ पे हम इसको विस्तृत तौर पे इसका अध्ययन करेंगे। तो जरा देखना भाई क्या होता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण का संतुलन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा उस रासायनिक अभिक्रिया का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, कुछ निम्न पदों को, यदि आप अपनी पाठ्य पुस्तक के हिसाब से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे पद, आपको लगभग 4 से 5 पद आपको दिए हुए हैं संतुलन करने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ आपको 2 से 3 बातें बताऊंगा, आप उनके द्वारा ही इसमें आप पूर्ण महारत हासिल कर लेंगे। तो जरा एक हम इस समीकरण लेते हैं। सबसे पहले एक हम समीकरण लेते हैं संतुलित समीकरण। तो जरा देखिए आप, Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू क्या बनेगा, ZnSO4, क्योंकि ये नेगेटिव आप जानते हैं, ये पॉजिटिव इसके साथ संयोजन करता ही करता है। तो ये बात की बात हम इनको अच्छे से सीखेंगे बाद में। प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हो गई, विस्थापित हो गई। जैसे कि आपने उसमें रासायनिक गुणधर्म में पढ़ा था कि किसी गैस का निकलना, तो यहाँ गैस क्या हो गई, विस्थापित हो गई। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं, Zn के कितने हैं, तो जानने के लिए आप या तो उसके, यदि ट्वाइस में लगा है तो उतने उतने की गुना करेंगे उस परमाणु में। यदि ये नहीं लगा है तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप, इसके सामने तो कुछ नहीं होता तो एक होता है। तो ऐसी स्थिति में Zn के कितने होगा, एक। अब यहाँ पे जितने का है नहीं उसके सामने की गुणज देखें तो एक है। तो Zn का क्या है भाई, दोनों तरफ Zn का क्या है, दोनों तरफ एक एक है। ठीक है। अब H का देखते हैं, हाइड्रोजन का, तो इधर कितने हैं भाई, सामने तो एक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे दो हैं और यहाँ पे कितने देख रहे हैं हम, दो हैं। तो H के दोनों तरफ दो दो है, तो यहाँ पे भी संतुलन की मात्रा है। अब देखिए इसमें दो परमाणु भाग ले रहे हैं, एक तो S और एक O। S है सल्फर यहाँ पे, तो S के कितने यहाँ पर, एक है, यहाँ पे भी एक है, तो संतुलन है। अब यहाँ पे देख रहे हैं O के कितने, आपके O के इधर 4 हैं और इधर भी 4 हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं तो हमारा समीकरण संतुलित है। अर्थात संतुलन का सीधा सीधा महत्व यही है कि दोनों तरफ अणु और परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बिल्कुल संतुलित होनी चाहिए, यानी वो बिल्कुल समान होनी चाहिए। अर्थात दोनों ओर का मतलब है कि इस तरफ अभिकारकों के अणुओं की संख्या और इस तरफ उत्पादों के अणुओं की संख्या। तो इसका मतलब हो गया कि हम अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणु को यदि संतुलन कर दें, समान संख्या कर देंगे, तो वह समीकरण संतुलित सिद्ध हो जाएगा। तो जरा हम एक संतुलित समीकरण लेकर इसका संतुलन करेंगे, और आप जरा यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि यहीं से आप एक दो समीकरण को देख के ही आसानी से सीख सकते हैं। तो देखिए जरा एक हम असंतुलित समीकरण लेते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं आयरन, क्या लेते हैं, Fe आयरन, प्लस इसकी क्रिया करते हैं हम जल के साथ। किसके साथ कर रहे हैं, जल के साथ। तो यहाँ पे हमारा बनता है Fe3O4, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हुई, यहाँ पे विस्थापित हो गई है। तो जरा हम यहाँ पे इनकी कैलकुलेशन करते हैं। भाई सबसे पहले आप अपना चेक कीजिए कि परमाणु दोनों तरफ कैलकुलेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं जरा, एक और यहाँ पे 3। ऐसी स्थिति में क्या है, अनबैलेंस्ड है। क्या है ये, अनबैलेंस्ड। तो ऐसी स्थिति में असंतुलन के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको 2 से 3 पर ध्यान रखने। सबसे पहले हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, हम किसी भी परमाणु या तत्व के आगे सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसके आगे ही संख्या बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ आगे आने वाली संख्या को ही बढ़ा सकते हैं। जैसे हम यहाँ 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, कभी भी हम उसके सापेक्ष यानी नीचे उसके परमाणु की संख्या को नहीं बढ़ाएंगे। अर्थात हमें सिर्फ गुणज करने की ही स्वीकृति होती है। तो देखना जरा, यहाँ पे आपके आयरन के कितने, एक, और यहाँ पे कितने लग रहे हैं, 3। यदि यहाँ पे मैं मान लो 2 लगा दूं तो इसकी भी गुणज होगी। मान लो मैंने यहाँ 2 लिख दिया तो इसका गुणज होगा। तो ऐसी स्थिति में अब आपको कुछ पद पता पड़ गए होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम Fe, तो Fe के यहाँ पे कितने हैं, 3। तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्या लिख देंगे, आप 3 लिख देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपको सामने लिखने की अथॉरिटी है। आप इसके आगे कुछ भी जितना चाहे इतने परमाणु ले सकते हैं, आपको उसकी फुल छूट है। तो अब आपने क्या लिख दिया, 3 लिख दिए, तो Fe के 3 संतुलित हो गए। लेकिन ऐसी स्थिति में ओके, यहाँ पे कितने, 4, और यहाँ पे कितने, 1। तो इसके सामने, क्योंकि H की तो 2 है, इनसे कोई फर्क नहीं है, जो सामने होते हैं पूरे परमाणु पे गुणज होता है। अर्थात हमने यहाँ पे 4 लिख दिए तो सभी की गुणा होगी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 4। तो जब हम 4 लिखेंगे तो 4 की पूरे उसमें अणु में गुणा होगी। तो 4 के O के कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पे कितने हो गए, 4।
तो ऐसी स्थिति में ओके तो 4 हो गए, बट हमने हाइड्रोजन का असंतुलन पैदा कर दिया। देखिए हमने यहाँ पे कितने कर दिए, 4 दूनी 8, अर्थात जो सफिक्स में होता है उसकी यहाँ पे गुणा होती है, तो 4 दूनी 8। और यहाँ पे कितने हो, यहाँ पे कुल 2 हैं, तो हाइड्रोजन के दो परमाणु है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे 4 दूनी 8 है, यदि हम कितने परमाणु और की गुणा करें कि यहाँ पे 8 हो जाए, तो 4 दूनी 8। समझ गए होंगे आप। या इसके लिए आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें एक बहुत लंबी प्रोसेस दी हुई है, आप उसको ना ध्यान रखिए, सिर्फ मैं उन्हें पुनः रिवीजन करवाते हुए आपको 2 बातों की जानकारी देता हूँ जो आपको याद रखनी है। एक तो आपको कभी भी सबसे नंबर 1 बात यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसके सामने परमाणु की संख्या बढ़ानी है, ठीक। और आपको क्या करना है, जो मतलब जो नीचे वाला होगा वो सिर्फ उस परमाणु से संबंधित है, जैसे H2 है तो वो H से संबंधित है, या आपने उसके सामने लगा दिया तो उस पूरे की गुणज होती है, अर्थात जैसे आपने 3 लगा दिया, या जैसे आप यहाँ मान लीजिए मैं 2 लगा देता हूँ, तो 2 लगाने से क्या होगा, इस पूरे की गुणज हो जाएगी, 3 दूनी 6, यहाँ पे आयरन के 6 हो गए, ओके कितने 4, तो 4 दूनी 8 हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना होगी, तो सिर्फ 2 बातें, इनसे आप परमाणु संतुलन करना सीख जाएंगे। और आपकी रसायन विज्ञान में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना या रासायनिक समीकरण की जानकारी रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्योंकि आपके स्टेज को देखते, स्टैंडर्ड को देखते हुए रासायनिक समीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ज्यादातर प्रोसेसों को रासायनिक समीकरण से ही सीखेंगे, अर्थात सब कुछ यहाँ पर जो प्रोसेस क्रियाएं जितनी भी सब जो विरचन या जो भी बनाने की विधियां होंगी वो सब किसके द्वारा संभव होंगी, सब रासायनिक समीकरण के द्वारा ही हम प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए जरा एक समीकरण और लेते हैं, फिर उसको सीखेंगे। जरा हमने लिया है यहाँ पे ना Na क्या होता है, सोडियम। हम इसकी क्रिया कर रहे हैं आपकी H2O के साथ, किसके साथ क्रिया कर रहे हैं, H2O के साथ। अब क्या होगा जब H2O के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो ये आपका बन के आया है NaOH, क्या बन के आया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हुई है, विस्थापित हुई है, क्या हुई है, हाइड्रोजन गैस विस्थापित हुई है। अब तो जरा देखते हैं आप NaOH प्लस H2, तो यहाँ पे क्या है H2। अब जरा हम देखें तो यहाँ पे Na के कितने हैं, एक, यहाँ पे भी कितना है, एक। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के आप देख रहे हैं कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 2 और 1 3। ऐसी स्थिति में क्या स्टेज बिगड़ गई, हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 दूनी 4, क्यों अभी मैं बताऊंगा इस बात के लिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या होगी, गलत हो गई भाई, यहाँ पे गलत हो गई, हम क्या करेंगे, हम कर देंगे हाँ 2 लगा देंगे, यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ 2 लगा दिए हमने। जब हमने यहाँ पे 2 लगा दिए तो एच की अब उसकी गुणा जो मैंने आपको पहली वाली के समीकरण में बताया था, तो कितनों के 2 हो गए। अब हम यहाँ पे आपने देखे यहाँ पे भी 2 हैं, तो ऐसी स्थिति में 2 और 2 4, अब हमने 2 दूनी 4, तो एच के संतुलित हो गए। लेकिन हमने एच के उसमें हमने क्या कर दिया, एन का संतुलन कर दिया, तो एन के 2 हैं, अब स्वतंत्र परमाणु तो 2 कितने भी लगा सकते हो, मैंने बताया था यहाँ कितने भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो एन के संतुलन हो गए। अब ओ के और कलेक्ट करते हैं, तो ओ के जरा देखते हैं, तो भाई ओ अकेला है तो 2 की गुणा होगी, 2 एकम 2, यहाँ पे भी 2 लगा हुआ है तो 2, तो ये क्या हो गया, हमारा संतुलन पैदा हो गया। तो देखिए यहाँ से आप क्या सीखे, सिर्फ 2 स्टेज सीखे कि हमें एक सिर्फ और सिर्फ कहाँ लिखनी है, परमाणु की संख्या उसके सामने हम कितनी भी लिख सकते हैं, एक तो ये बात सीखे। और दूसरा ये है कि दोनों तरफ के परमाणु को आगे लिखने पर उसकी गुणा हो जाती है, अर्थात हम यहाँ लिख दें तो उसके पूरे में गुणन होता है, हमें कभी भी सफिक्स में कभी भी परमाणु को घटा बढ़ा नहीं सकते। इससे क्या हो जाएगी, पूरी रासायनिक स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगी, अर्थात रासायनिक स्ट्रक्चर में ही पूरी तरीके से बदलाव आ जाएगा। तो देखिए हम अगली नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, आप इसके द्वारा भी सीख चुके होंगे, तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक जो आपका लेसन फर्स्ट है उसके अभ्यास में जाइए, पेज नंबर में आपको बता देता हूँ। अभ्यास में जाएंगे आप, पेज नंबर 15 पे जाएंगे, और वहां पर कुछ आपको असंतुलित समीकरण दिए, उनका अभ्यास कीजिए और आसानी से आप उनको संतुलन करना सीखिए। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी, रासायनिक समीकरण को अत्यधिक सूचनाप्रद बनाना, या हम संक्षेप में कहें रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनाप्रद अर्थात अधिक जानकारी युक्त बनाना, कि रासायनिक समीकरण हमें पूरी क्या क्या प्रोसेस और ज्यादा बता दे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, रासायनिक समीकरण के आगे हम क्या करते हैं, हम 3 वर्ड्स का यूज करते हैं, स्मॉल एल, स्मॉल एस और स्मॉल जी। देखिए हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लेकर चलते हैं, मतलब हम कुछ पॉइंट ऑफ व्यू सीखेंगे जिससे रासायनिक समीकरण फिर शो करेगा कि ये मतलब ये इसमें सूचना दिख रही है। जैसे कि हमने मान लो एक समीकरण लेते हैं, आपने ली Fe प्लस H2O, जिसको अभी हम संतुलन करके आए हैं, ये हो जाएगा
Fe3O4 प्लस H2O। जब इसका असंतुलन करके आए थे तो आप यहाँ पे कितने 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 परमाणु लेकर आए थे? आपने यहाँ पे 4 लिए थे, यहाँ पे कितने लिए थे? आपने 3 लिए थे, और आपने यहाँ कितने लिए थे? 4 लिए थे। तो देखिए इनके सामने हमने मान लो इसके सामने लिख रखा S, तो आपने क्या होगी, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा चैप्टर बहुत द्रव्य की अवस्थाएं, आपने पढ़ा होगा ठोस द्रव गैस। तो एस से होता है सॉलिड। अब यहाँ से हमने इसको स्मॉल कोष्टक में एस लिख रखा था, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये होगी सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था है। तो यहाँ पे आयरन किस अवस्था में? सॉलिड। अब हमने H2 का आगे स्मॉल एल लिखा हुआ है, तो ये सूचना क्या दे रही है हमें? यहाँ पे क्या है? जल है। अब Fe3O4 के आगे हमने क्या लिख दिया? एस। तो इसका मतलब क्या है? ये सॉलिड है। और ऐसे इसके सामने एल लिखा हो तो ये भी क्या है? लिक्विड है। तो ठोस द्रव गैस यानी कि एस से यदि किसी के सामने एस लिखा है तो सॉलिड है, एल है तो लिक्विड यानी द्रव है, और जी लिखा हुआ है तो गैस यानी वो अपनी गैसीय अवस्था में है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब इनको क्या करते हैं, हम इसके साइड में सफिक्स में थोड़ा सा छोटा सा रूप में लिखते हैं, जिससे हमें क्या हो जाए, किसी भी अवस्था यानी कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद भाग ले रहे हैं, तो हम उनको किस अवस्था में ले रहे हैं तथा किस रूप में बन के आ रहे हैं, तो इन चीजों को शो करके दिखाते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप इसमें थ्योरेटिकल रूप में चाहें तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल सीखने वाली बात थी, आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। देखिए क्या होता है, कभी कभी किसी किसी अभिक्रिया में क्या होती है, गैस निकलती है। जैसे कि अभी एक अभिक्रिया ली थी हमने, हमने क्या करा था, सोडियम के साथ जल की क्रिया करी थी। क्या करी थी हमने? सोडियम के साथ जल की क्रिया। तो ये उत्पाद ले ली, सॉरी अभिकारक ले लिया हमने, और अभिकारक की क्रिया करोगे तो उत्पाद बनेगा। तो इसके साथ क्या बना? NaOH। क्या बन गया? NaOH प्लस क्या निकल गई? H2 गैस निकल गई। अब हमने क्या, मैंने आपको बताया था, जी लिख देते हैं शॉर्ट में, तो H2 क्या है? पे गैस है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, H2 के आगे इस तरीके से लगा दिया, मान लो हमने क्या हो गया, इस तरीके से लगा दिया, तो ऊपर की ओर तीर लगाया, तो ऊपर की ओर एरो लगा रहे हो, तो इसका मतलब है कि गैस विस्थापित हो गई, अर्थात निकल गई। वो उस अभिक्रिया में से गैस क्या हो जाएगी? तेजी से विस्थापित हो जाएगी, और आपका जो आपका अभिकार उत्पाद है, जो शेष जो बचा हुआ उत्पाद है, वो आपका उस परख नली में या आपने जो भी वो लिया हुआ है उसमें बना रह जाएगा। तो आप समझ गए होंगे तीर का निशान। देखिए अगली हम एनर्जी से संबंधित सीखेंगे पॉइंट। रासायनिक अभिक्रिया में देखिए अगला पॉइंट क्या शो कर सकता है आपके लिए, यानी सूचना बनाना। सूचना मतलब जानकारी देना। यदि मान लीजिए कोई अभिक्रिया, जैसे कि हमने लिया CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या होता है? COH का होल ट्वाइस, ये होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। तो COH का ट्वाइस होता है बुझा हुआ चूना, अर्थात चूने में पानी मिला हुआ है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कर रहे हैं हम कर रहे हैं CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इसके साथ क्या बनता है हमारा? CaCO3 बनता है। क्या बनता है? CaCO3। ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं चूना पत्थर। अब इसके अलावा क्या बन गया? इसके अलावा पानी विस्थापित हो गया, तो ये हो गया L। इसको लिक्विड से दिखा दिया, अभी मैंने आपको बताया था कि S और उससे शो करते हैं। अब ये क्या है, यदि यही तीर नीचे की तरफ हो जाए तो ये बताएगा कि इसका मतलब उसका अपक्षेप नीचे की तरफ बैठ गया, तो यहाँ पे जो चूना होगा वो हमारा तली में नीचे बैठ जाएगा। जिस पात्र में हम इस अभिक्रिया को कर रहे हैं वो चूना उसमें नीचे इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो नीचे का ये जो तीर है ये दिखाता है अपक्षेपीकरण को, अर्थात उसका अपक्षेप बन के नीचे की तरफ बैठ गया है। तो आप ये समझ चुके होंगे। अब देखिए नेक्स्ट वो देखते हैं, हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हम देखते हैं ऊष्मा के लिए। यदि हम क्या मान लो, जैसे हमने कोई अभिक्रिया लिया आपकी, देखिए हम लेते हैं H2, हाइड्रोजन जानते हो, हम ऑक्सीजन, दोनों गैस है तो ऐसा जी से दिखा रहे हैं। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, यदि जी है तो वो गैस है, उसकी अवस्था क्या है? गैस। उस अभिकारक की अवस्था क्या होगी? गैस होगी। अब इसके साथ क्या करते हैं, हम बनाते हैं यहाँ पे पानी। क्या बनाते हैं? H2O। तो इसको संतुलन करेंगे तो 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, सॉरी 2 पहले से ही है, लेकिन O के कितने हैं? 1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 लगा देंगे। लेकिन H के लगाने से कितने हो गए? 4 हो गए, तो यहाँ पे 2 और लगा देंगे। तो आप इसको बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ये आने वाली प्रत्यक्ष कक्षाओं में भी मैं आपको इसमें महारत हासिल करा दूंगा, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, अर्थात जितना आप ज्यादा अभ्यास करेंगे आपको सफल बनने से या आपको सफल या महारत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता होता है हमारी महारत हासिल करने का, वो होता है कठिन परिश्रम। और कठिन परिश्रम किसके द्वारा करनी है? अभ्यास के द्वारा। बार बार अभ्यास कीजिए, आपको जरूर आएगा। एक बार नहीं आएगा तो 4 बार कीजिए, जरूर आना ही आना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया? H2O बन गया। अब H2O के अलावा हमने 572 किलो जूल लिख दिया। क्या लिख दिया? किलो जूल। तो जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का। तो ऊष्मा मान लो जो उसमें से जो जिस भी रूप में ऊर्जा निकली है,
मान लीजिए इसमें जो 572 किलो जूल ऊर्जा निकली है। अब क्या होगी, ये ऊर्जा यहाँ से विस्थापित हुई है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है हमें कि ऊर्जा मुक्त हुई है। प्लस का मतलब क्या है कि ये ऊर्जा हमें दे ही गई है, अर्थात ये ऊर्जा यहाँ पे मुक्त होकर हमें मिल रही है। तो समझ गए होंगे आप, ये जूल होता है, फिजिक्स में पढ़ लेंगे आसानी से इसको। जूल जो है यहाँ पे ऊर्जा, यहाँ पे हमें ये ऊष्मा दिखा रही है, क्या दिखा रही है, ऊष्मा। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह क्या दिखा रहा है, हमें दिखा रहा है ये ऊर्जा मुक्त हुई ऊर्जा। ऐसे बहुत सारी अभिक्रिया आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे भी प्लस का चिन्ह हो और किलो जूल यदि मात्रक दिया हो तो उसका सीधा सीधा सेंस समझना है कि वहां पे ऊर्जा क्या हो रही है, ऊर्जा या ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है, तो वहां पे आपको ऊष्मा मिल रही है अर्थात मुक्त हो रही है। ठीक है। अब देखिए एक अभिक्रिया और लें, जैसे कि तो इनको कहते हैं, जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है उसको कहते हैं ऊष्मा छेपी। क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी, अर्थात तो ऊष्मा को छोड़ने वाली। इनको आप आगे बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इसका मैं ज्यादा विवेचन नहीं करूंगा, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो ऊर्जा मुक्त हो रही हो तो उसको कहते हैं ऊष्मा छेपी, और ऊष्मा शोषी जो ऊर्जा जो ऊष्मा को ले रही हो, अर्थात जिसको ऊष्मा तुम्हें उल्टी देनी पड़ रही हो तो वो कहलाएगी ऊष्मा शोषी, अर्थात वो ऊष्मा का शोषण कर रही है। इस तरीके से याद रखो। जैसे कि मान लो आपने एक अभिक्रिया ली है N2, N2 क्या है, गैस है भाई, नाइट्रोजन गैस है ना, प्लस O2, O2 क्या है, ऑक्सीजन है, प्लस गैस है। आप इनकी क्रिया आपस में करते हैं तो ये बनता है ये बनता है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऐसी स्थिति में N2 ये क्या है, ये भी गैस है। और यहाँ पे एक विशेष चीज आई है माइनस लगकर, ये सब बराबर के इधर ही है, तो यहाँ पे इसमें डिस्टर्ब हो, ये माइनस के साथ लगकर ये है माइनस के 180 जूल। क्या है ये, 180 किलो जूल। अब ये जो माइनस का चिन्ह ये क्या बता रहा है हमें, ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे बता रहा है कि ये अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा शोषी। अर्थात इस अभिक्रिया ने क्या करी है, ऊष्मा उल्टी ले है, अर्थात 180 ऊष्मा इसको उल्टी इसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, आपको 180 ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब जाके 180 जो किलो जूल एनर्जी वो इसने खुद शोषित कर रखी है। या प्लस होता तो ये उसको उल्टो देती। तो आप समझ गए, माइनस का चिन्ह ऊष्मा को ले रहा है और प्लस का चिन्ह ऊष्मा खुद उल्टी छोड़ रहा है। तो समझ गए होंगे आप ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं को आप आगे बहुत ज्यादा विस्तृत रूप में करने वाले हैं, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। देखिए आगे देखिए, आगे क्या होता है, कुछ अभिक्रिया जैसे कि आपकी हैबर प्रक्रम 10th में बहुत ज्यादा मोस्ट है N2, इसमें क्या करते हैं हम 1:3 में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को लेकर आपस में एक असंवक में बहुत अच्छी तरीके से क्रिया कराते हैं, जिससे क्या बनती है, हमारी अमोनिया गैस बनती है। तो हमने क्या लिया है, N2 प्लस H2, ये लेते हैं 1:3 में, कितने में लेते हैं, 1:3 में। यदि 1 किलो इसे लोगे तो 3 किलो क्या लोगे आप, हाइड्रोजन लोगे। यहाँ पे बनती है आपकी NH3, क्या बन के आती है, NH3। अमोनिया क्या है, गैस है, और वो भी बनते हैं दो अणु, क्या बनते हैं, दो अणु। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें दिखाई हुई हैं, यदि इस बराबर के नीचे हम ऐसा लिखते हैं Fe, तो ये होते हैं उत्प्रेरक। क्या होते हैं ये होते हैं उत्प्रेरक, अर्थात तो ये उत्प्रेरक क्या होते हैं, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, लेकिन फिर भी आप इसमें ना हो तो फिर भी मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं क्लास के अंदर बाद में। तो देखिए Fe क्या होता है, Fe होता है उत्प्रेरक, अर्थात वे पदार्थ, अर्थात Fe क्या है, यहाँ पे उत्प्रेरक है, आयरन। यहाँ पे क्या है, Fe है वह पदार्थ, वे पदार्थ, यहाँ पे लिखा भी है उत्प्रेरक, आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा भी है उत्प्रेरक, अर्थात वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते परंतु अभिक्रिया के वेग को घटा बढ़ा देते हैं, अर्थात अभिक्रिया तेज हो या कम हो तो उनको संतुलित करने के लिए या उनको सीमित मात्रा में करने के लिए हम कुछ विशेष प्रकार का पदार्थ यूज करते हैं, जैसे कि मल्टीविलेडियम होता है, MO है, कहीं कहीं ईथर ज्यादा यूज करते हैं हम। तो ये सब क्या है, ये सब क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे लिखा है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है, डिग्री सेंटीग्रेड आप सीधा सीधा जानते हैं टेम्परेचर, तो ये अभिक्रिया 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिख रहा है, 200 एटमॉस्फेयर ATM, 200 वायुमंडल पे ये अभिक्रिया हो रही है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये हमें शो करती हैं, इतना ताप है, इतना दाब है, इतना वायुमंडलीय दाब है, और ये क्या है, उत्प्रेरक। तो ये सब कहाँ लिखे जाते हैं, जो बराबर का चिन्ह है इज इक्वल टू होता है उसके ऊपर या नीचे हम इनको शो करके दिखाते हैं। तो ये होते हैं ताप, दाब और उत्प्रेरक। तो समझ गए आपने कई सारी बातें सीखी, एक तो ऊष्मा से सीखी, प्लस और माइनस चिन्ह से संबंधित सीखी। देखिए मैं इनका एक बार पुनः आपको रिवीजन कराता हूँ शॉर्ट दिशा में, शॉर्ट तरीके से आपने क्या क्या सीखा। देखिए पहले एक पॉइंट और सीख लीजिए, मान लो कोई अभिक्रिया इस तरीके से है, कोई अभिक्रिया इस तरीके से हो रही है, जैसे मान लो N2 प्लस H2 इज इक्वल टू क्या बन गई, 2NH3 बन गई, कितनी बन गई, 2NH3। इसको संतुलित कर लीजिए, यहाँ पे लगा लीजिए 3। आप इसको संतुलन करना मैंने आपको बता दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री के अंदर। तो उन अणुओं के सामने इसको लिखकर गिनती करके आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो गई, अग्र दिशा में, मतलब आगे की दिशा में, इधर से अभिकारक से क्रिया हुई और इधर बन गई।
मान लो यही उत्पाद इधर आता NH3, सॉरी ये 2 NH3 है, तो यहाँ पे 2 NH3 होती और इस तरीके से यही टूट के क्या बना दे, N2 + 3H2 बना दे, भाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना दे। तो ये होगी पश्चिम दिशा में, उल्टी हो गई ना, उत्पाद से अभिकारक बन गए। तो अब क्या हो गई, पहले अग्र दिशा में थी, अब क्या हो गई पश्चिम दिशा में। तो आप आसानी से समझ चुके होंगे। कुछ अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वो दोनों दिशाओं में होती हैं। तो इन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अग्र दिशा की अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अग्र। अब ये उल्टी हुई है, भाई ये उत्पाद है, पहले आपने इसकी ये अभिकारक, ये अभिकारक, इसकी क्रिया करी तो क्या बन गया, उत्पाद बन गया। जब उत्पाद से उल्टा तुमने अभिकारक बना दिया तो ये कहलाए पश्च दशा की अभिक्रिया। क्या कहलाए, पश्च यानी पीछे से। अब कुछ अभिक्रिया क्या होती है, जैसे कि आपने ली N2 प्लस, ये हमारे जो हैबर प्रक्रम है तीनों में काम करता है। आपके तीनों एग्जांपल में आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। N2 + 3H2। अब क्या हो गया, ये इधर से भी, अब भाई ये क्या होती है, दोनों अभी इधर से इधर भी होती है, इधर से इधर भी होती है और इधर से इधर भी होती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2NH3। तो ये हो गई उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या हो गई, उत्क्रमणीय, अर्थात तो दोनों तरफ होती हो। आप चाहे तो इधर से इधर भी बना सकते हैं अभिकारक से उत्पाद, और उत्पाद से दोबारा अभिकारकों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप आसानी से समझ चुके होंगे। एक बार इनका देखिए मैं शॉर्ट में रिवीजन कराता हूँ आपको कि आपने क्या क्या सीखा। देखिए सबसे पहले आपने क्या सीखा, यदि ऊपर की तरफ चिन्ह है तो कोई भी गैस विस्थापित हो रही है, या कोई भी पदार्थ क्या हो रहा है, वो निकल के तेजी से विस्थापित हो रहा है। यदि नीचे की तरफ है तो अपक्षेप बन रहा है, क्या बन रहा है, वो तली में बैठा हुआ है। इसके अलावा आपने यदि प्लस का चिन्ह है तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, माइनस का चिन्ह दे रही है ऊष्मा के साथ तो वो क्या है, ऊष्मा ऊष्मा शोषी है, सॉरी माइनस से ऊष्मा शोषी और प्लस से ऊष्मा क्षेपी। इसके अलावा आपने क्या सीखा, यदि इस तरह का चिन्ह है, अभिक्रिया इधर हो रही है तो अग्र अभिक्रिया, और इस तरीके से उल्टी हो रही है तो पश्च अभिक्रिया, और मान लीजिए इस तरीके से हो रही है इधर, सॉरी हाफ बॉन्डेड और हाफ बॉन्डेड, तो ये हो गई आपकी उत्क्रमणीय, दोनों तरफ हो रही है, इधर से इधर भी और इधर से इधर भी। तो आपने बहुत सारी चीजें सीखी, आपको ध्यान रखनी है, ये आने वाली बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में आपको जानकारी देंगी। तो देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं की सीमाएं होती हैं जो हम बताएंगे, थोड़ा सा डिटेल में इसको करके चलेंगे। देखिए क्या होती है, कोई भी अभिक्रिया का हमें वेग नहीं पता होता, अर्थात किसी भी घटना की हमें कोई सूचना नहीं होती कि इतने टाइम में हो जाएगी। अर्थात मान लो आपने कोई अभिक्रिया इतने टाइम से शुरू करी और इतने टाइम में हो जाएगी, ये कोई हमारे पास निश्चित सूचना नहीं होती। अर्थात इसके अलावा हम अभिक्रिया की दर का भी कोई अनुमान नहीं लगा सकते। कोई भी अभिक्रिया अलग अलग होती है, उनकी दर क्या होती है, सभी की अलग अलग होती है, जिनको एक निश्चित तौर पर कैलकुलेट हम नहीं कर सकते। तो ये आपकी बहुत सारी सीमाएं हैं जिनका अध्ययन हम अपनी प्रत्यक्ष कक्षाओं में या बाद में भी आप इसके साथ करेंगे। देखिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो इस लेसन की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये आपको ध्यान रखनी है। देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए सबसे पहले क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों है, सबसे पहले आपको ये सुनना होगा ध्यान से। क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तन नहीं होता। आपने देखा होगा Na है तो वो Na ऐसा थोड़ी है जाके वो कैल्शियम बन जाएगा, नहीं। कभी भी क्या होता है, वो उसमें सिर्फ क्या होता है, जोड़ना या टूटना। क्या होता है, सिर्फ अणु परमाणु में इसका क्या होता है, टूटना या जुड़ना, अर्थात संयोजन या वियोजन होता है। किसी भी अभिक्रिया के मतलब किसी भी अभिकारकों और उत्पादों में हमेशा क्या होता है, संयोजन। संयोजन में जोड़ना, क्या होता है, संयोजन में जुड़ना तथा वियोजन। क्या होता है, वियोजन। संयोजन और वियोजन के फलस्वरूप अणुओं और परमाणुओं में संयोजन में वियोजन के फलस्वरूप ही रासायनिक अभिक्रियाओं का निर्माण होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया किसके फलस्वरूप बनती है, जैसे मान लीजिए आपने NaCl लिया, इसके अलावा आपने किससे अभिक्रिया कर दी, इसकी आपने सॉरी आपने ले रखा है NaOH और इसकी अभिक्रिया कर दी है आपने HCl के साथ। तो क्या बन जाएगा, Cl किसके साथ संयोजन करेगा, Na के, और यहाँ पे H2O बन जाएगा। तो ये क्या हुए, आपस में इनकी क्या हुई, परमाणु टूटे या एक दूसरे के साथ संयोजन हुआ या वियोजन हुआ। तो ये सब वियोजित होकर इसके साथ संयोजित हो गया, ये वियोजित हो गया, ये संयोजित हो गया। तो ये क्या नया पदार्थ बन गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस जल। तो ऐसी स्थिति में हम देखें तो अभिक्रिया क्यों होती है, अभिक्रिया क्या होती है, हमेशा परमाणु अणु, तो ये इसके परमाणु और ये अणु आपस में एक HCl का, तो इनके टूटने से, अर्थात इनमें टूटने और जुड़ने से ही नए प्रकार की अभिक्रिया हमेशा होती हैं। कभी भी नए प्रकार के परमाणु भाग नहीं लेते, जो कि किस नियम की पुष्टि करता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। ये भी आपको पहले बताया जा चुका है। तो देखिए सबसे पहले अभिक्रिया आती है संयोजन अभिक्रिया। क्या आती है सबसे पहले, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है, संयोजन का मतलब क्या है, जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या है, जुड़ना, संयोजित होना।
तो देखिए हम इसको इसकी अभिक्रिया इस एक अभिक्रिया का एग्जांपल लेंगे और उसी से उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जांपल को बिल्कुल क्लियरफाई कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक अभिक्रिया ले ली हमने, हम ले रहे हैं CaO। मैंने बताया था आपको ये बहुत मोस्ट अभिक्रिया है चूने की। इसके अलावा CO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, या जिसको कहते हैं चूना, साधारण नाम क्या है चूना। इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ कर दी, H2O के साथ। क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस। क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस। देखिए OH ये विशेष अवस्था में, आप इसको बाद में समझेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो उत्पाद। यहाँ पर आपने क्या देखा, सीधा सीधा दो अलग अलग उत्पाद हैं और संयोजित होकर एक विशेष प्रकार का एकल उत्पाद बना दिया। यहीं से इनको क्या करिए, आप अपनी अभिक्रियाओं के द्वारा परिभाषा को याद कीजिए। परिभाषा रटिए मत, हमेशा क्या है, अपने उत्पाद को या आपकी जो अभिक्रिया है उसकी सहायता से परिभाषा को बनाइए। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, दो अलग अलग उत्पाद जुड़कर नए एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग प्रकार के उत्पाद, जैसे कि यहाँ पे क्या था, चूना और प्लस पानी। क्या बन गया, चूने का पानी, या कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल इज इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग प्रकार के उत्पाद, क्या हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, जुड़कर एक नए प्रकार के यौगिक या अणु का निर्माण करते हैं। एकल का हमेशा एक ही बनेगा जुड़ के। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें आपका हैवर प्रक्रम भी आएगा, जो भी हमने पढ़ाया था, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को 1:3 में जोड़कर हम क्या बनाते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो संयोजन आप समझ गए होंगे। संयोजन का मतलब सीधा सीधा क्या है, सीधा सीधा है कि जब एकल उत्पाद प्लस एकल उत्पाद, दो अलग प्रकार के उत्पाद जुड़े और एक नए प्रकार का न्यू प्रोडक्ट हमारा तैयार हो गया, तो ये कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। बाकी आप इसको विस्तृत तौर पे देखना चाहे तो संयोजन अभिक्रिया के बहुत सारे एग्जांपल आपकी बुक उसमें पाठ्य पुस्तक या आपके दैनिक जीवन में मिल सकते हैं। जैसे कि आपने क्या देखा, कोयले का दहन कैसे होता है, कोयला हमेशा किसकी सहायता से जलता है, कोयला जलता है ऑक्सीजन की सहायता से। तो कोयला क्या है, सॉलिड है एस, और ये क्या है, गैस है, तो ये बन गई CO2, ये भी क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात कोई भी कोयला या कोई भी कोक पदार्थ जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। जैसे आपने धुआं भी देखा होगा, तो उसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड मुक्त होती है। तो हमेशा क्या हो गई, दो एकल उत्पाद, दो अलग अलग प्रकार के अभिकारक क्या हुए, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ये दो या दो से अधिक प्रकार के अभिकारक जुड़े और उनके फलस्वरूप जुड़ने से एक नए प्रकार का क्या बनता है, उत्पाद का निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया कैसी हो गई, ये हो गई हमारी संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए लिख लीजिए अभिक्रिया में, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। आपके लिए देखिए मैं यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज अभी बताना चाहता हूँ। आपको क्या करने हैं, जो भी आपके पाठ में आने वाले परमाणु या यौगिकों के सूत्र हैं, वो क्या करने हैं, आपको एक डायरी या एक अलग प्रकार से पेज तैयार कर लीजिए, उनमें उनके सूत्र लिखते चलिए। जैसे कि CO2 मैंने बताया था अभी, तो CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखी है मैंने, तो आप उसको साथ के साथ लिखते चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे यहाँ पे O2 क्या है, ऑक्सीजन का प्रतीक था, तो O2 ऑक्सीजन। इन चीजों को शो करते चलिए, आपको आने वाले टाइम में केमिस्ट्री बहुत ही आसान हो जाएगी। देखिए अगली अभिक्रिया आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी अभी उसमें से पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपने करीब 7-8 अभिक्रियाओं का एग्जांपल दिए हैं, तो उसमें कोई मेन फैक्ट नहीं है आपके लिए। जो मोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फेरिक क्लोराइड का बनना या नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट है, इनको कर लेना। बाकी हम नेक्स्ट अभिक्रिया पे चलते हैं, क्योंकि आप अब आसानी से समझ चुके होंगे। देखिए सबसे पहले आगे हम चलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या चलते हैं, वियोजन, या इसका मतलब है अपघटन। इसका नेक्स्ट एक अन्य नाम क्या हो सकता है, अपघटन अभिक्रिया। देखिए नाम से ही शो कर रहे हैं अपनी परिभाषाओं को, क्या कर रहे हैं, नाम से ही। संयोजन का मतलब क्या था, जुड़ना, तो वियोजन का मतलब टूटना। अब यहाँ पे क्या होगा, वहां पे दो एकल उत्पाद क्या कर रहे थे, जुड़ के नए प्रकार की अभिक्रिया बना रहे थे। अब यहाँ पे क्या बनाएगा, कोई एकल उत्पाद टूटेगा और दो नए प्रकार के उत्पादों का निर्माण करेगा। तो देखिए इसमें परिभाषा दी हुई है, तो मैंने आपको बताया था इसमें क्या करते हैं, हम एक वो ले लेते हैं, एक अभिक्रिया ले लेते हैं और उसे आसानी से डिस्क्राइबेशन के द्वारा समझेंगे। देखिए हमने यहाँ पे लिया है FeSO4। देखिए एक आसान सी अभिक्रिया हम लेते हैं, सबसे आसान है आपका CaCO3। आप इसे आसानी से जानते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा इसके बनाने की विधि, कैल्शियम कार्बोनेट। ये होता है चूना पत्थर या खड़िया, इसको हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, खड़िया। अब देखिए यहाँ पे टूट के दो पदार्थों से बनता है, एक तो CO से बनता है और एक बनती है CO2 से। तो CO होता है चूना और CO2 क्या होती है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए सबसे पहले क्या है, कोई एकल उत्पाद क्या हुआ, जिसमें कोई एकल उत्पाद टूटा और दो नए प्रकार के एकल अभिकारकों उत्पादों का निर्माण हो गया। अर्थात जब क्या होता है, जब कोई अभिकारक
या जब कोई एकल अभिकारक टूट कर दो नए प्रकार के अभिकारकों का निर्माण करता है तो वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वियोजन या अपघटन। अपघटन का मतलब होता है अपने अपघट्यों में टूटना। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग चल रही थी श्वसन। क्या चल रही थी? श्वसन। श्वसन को आप सभी जानते हैं, हम किसी से पूछे श्वसन तो वो सीधा सीधा सेंस होता है कि O2 को ग्रहण करना अर्थात ऑक्सीजन गैस को लेना और CO2 गैस को छोड़ना। अर्थात हम क्या करते हैं भाई, हम जो मानव हैं वो O2 को ग्रहण करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, तो वो क्या है हमारी श्वसन होता है। लेकिन हम यदि व्यापक तौर पे या बायोलॉजिकल वे में विस्तृत तौर पर अध्ययन करके चलेंगे तो श्वसन ये नहीं होता। अर्थात श्वसन होता है लेकिन आंतरिक तौर पे क्या होता है, ऑक्सीजन की सहायता से, O2 की सहायता से जो हमारा पाचित भोजन है, जो हमारा पाचित भोजन जो है भोजन हमने ग्रहण किया है, वो भोजन पाचित होकर जो हमें एनर्जी देता है, वास्तव में इसी प्रोसेस को श्वसन कहते हैं। अर्थात जो भोजन ग्रहण करते हैं वो हम जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, उस ऑक्सीजन के द्वारा पाचित होकर जो हमें ऊर्जा मिलती है, इस प्रकार ऊर्जा मिलने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, हमारी श्वसन कहलाती है। तो देखिए जरा श्वसन का विस्तृत तौर पर बायोलॉजी में बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे, जो मैं आपको वहां पर बहुत अच्छी तरीके से उसको क्लियरफाई करा दूंगा। तो यहाँ पे बात चल रही है हमारी श्वसन की एक रिएक्शन के तौर पे। अर्थात तो हम रिएक्शन के तौर पे बात करें तो सबसे पहले C6H बार है O6, ये होता है आपका ग्लूकोज। यदि कोई भी आपने देखा होगा जो फैक्टोज होता है C/H2O11 जो होता है वो जल की सहायता से टूटकर ग्लूकोज और फैक्टोज में कन्वर्ट होता है, तो ये होती है ग्लूकोज और इसी के एक समरूपी परमाणु होता है फैक्टोज। तो जब ग्लूकोज की अभिक्रिया क्या होती है, कोई भी भोजन हमारे अंदर जो पाचित होकर वो सरल अणु ग्लूकोज में टूटता है, तो यहाँ पे क्या करती है, अभी मैंने आपको बताया था जो हमारा भोजन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में C6O2 यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 अणु ले रखे हमने, तो पाचित होकर क्या करता है 6CO2 भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है हमारे मुख से, उससे नाक से, प्लस H2O क्या बन जाता है, वेस्ट पदार्थ, 6H2O के पदार्थ कन्वर्ट हो जाता है, ये होता है लिक्विड होता है आप जानते हैं। इसके साथ साथ क्या बनती है, ऊर्जा। क्या मिल गई हमको, ऊर्जा। तो ये वाली पूरी अभिक्रिया आपको क्या क्लियरफाई कर रही है, ये आपको श्वसन की परिभाषा क्लियर कर रही है। तो श्वसन क्या है, जो हमने भोजन ग्रहण करा है वो ऑक्सीजन की सहायता से पाचित होकर उसमें से विषैले पदार्थ गैस और जल के रूप में निकल गए, जो हमारे वेस्ट पदार्थ है। इसके अलावा जो मलमूत्री उसमें निकल गया और जो वेस्ट पदार्थ है वो कार्बन डाइऑक्साइड में निकल गया, तो ये क्या बची, ऊर्जा। तो इस प्रकार जो हमारी अभिक्रिया है वास्तव में वो क्या है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की सहायता से अभिक्रिया करती है तो वो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊर्जा। तो वास्तव में श्वसन क्या है, एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया। देख रहे हैं आप यहाँ पे O2 है, O2 ने क्या कर लिया भाई, CO के साथ संयोजन कर लिया और यहाँ से क्या हो गया, O का त्यागन हो गया भाई, O के त्याग के यहाँ पे कम हो जाएंगे पढ़ू, ये नहीं है पूरी तरीके से त्यागे भाई, यहाँ पे कितने थे, O के 6 है तो यहाँ पे कम हो गए, तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो गई, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, यहाँ पे सी, यहाँ पे इसने यहाँ पे त्याग दिया, CO के साथ यहाँ पे जुड़ गया, तो इसका इसमें क्या हो गया, O2 का जुड़ना अपचयन, क्या कहलाया, सॉरी उपचयन, क्या कहलाया, उपचयन या ऑक्सीकरण। तो आप समझ गए होंगे श्वसन क्या होती है, बाकी हम इसको विस्तृत तौर में अपनी बायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे ही, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगली अभिक्रिया दहन अभिक्रिया। क्या होती है, दहन। जैसे कि दहन में जानते हैं आप, जलना। क्या होता है, दहन में जलना। आप सीधा सीधा जानते होंगे दहन की अभिक्रिया कब फलस्वरूप होती है, हमेशा दहन जो होगा वो O2 की सहायता के बिना नहीं हो सकता। अर्थात किसी भी वस्तु को जलने के लिए हमारे लिए ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण अवयव साबित होता है। बिना में ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ, कोई भी दहन की प्रोसेस कभी भी नहीं हो सकती। तो देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं, जैसे कि आपने एलपीजी देखी होगी, आपने एलपीजी देखी होगी, तो एलपीजी का मुख्य घटक होता है हमारा C4H10। क्या होता है, C4H10, ये होती है गैस। इसमें क्या होती है, इसमें लगभग 13/2 ऑक्सीजन के अणु संयोजन करते हैं अणु के साथ, तो क्या बनती है यहाँ पे, वही वही कोई भी पदार्थ जलने के साथ क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसके बनते 4 अणु। इसके अलावा क्या बन जाते हैं, 5 अणु H2O, यानी लिक्विड के गैस के फॉर्म में, क्योंकि ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस है तो इसमें से थोड़ी सी वाष्प के रूप में वो निष्कासित हो जाती है। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, 4CO2। तो यहाँ पे क्या पता पड़ा हमें कि ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ने किसके साथ संयोजन कर लिया, ऑक्सीजन ने कर लिया ब्यूटेन। ये क्या होता है, C4H10। आप लेसन नंबर 4 में इसको आसानी से समझेंगे, जहाँ पे आप कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे, ब्यूटेन, मैथेन या बहुत सारी उनके बॉन्डेशन के तौर पर उनके नामकरण का अध्ययन लेसन नंबर 4 कार्बन में उसकी संयोजकता में इसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे दहन अभिक्रिया से क्या पता पड़ता है कि
कोई भी जो पदार्थ है या कोई भी जो ज्वलनशील पदार्थ है वो हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और इसके अलावा अन्य प्रकार के वेस्टेज भी मुक्त हो सकते हैं। तो ये क्या है, रेडॉक्स है। तो यहाँ पे दोबारा से क्या हो गया, सी ने किसके साथ संयोजन कर लिया, ऑक्सीजन के साथ, तो इसमें यहाँ का क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया इसका, सॉरी, उपचयन, ऑक्सीकरण। उपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग आती है संक्षारण। ये शॉर्ट में कभी कभी इनको पूछ लेता है बोर्ड में, लेकिन आपको यहाँ पर नॉलेज, यहाँ पर बोर्ड की तैयारी नहीं, आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए। यदि आपके आपके पास काबिलियत है तो कामयाबी आपके पास आनी ही आनी है, तो इसलिए आप अपने अंदर हमेशा काबिलियत विकसित करो। तो देखिए संक्षारण क्या होता है हम जानते हैं। संक्षारण, संक्षारण का मतलब होता है किसी भी धातु का जंग लगना। सामान्य तौर पे कहने से, यदि हम बायोलॉजी के तो उस पे सॉरी केमिस्ट्री के तौर पे कहेंगे तो ये एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है। यदि नॉर्मल तौर पे हम संक्षारण को जानते हैं जंग लगना। तो जंग कैसे लगती है किसी भी धातु पे, हमेशा जो जंग लगती है वो वायु, किसके, वायु, वायु का मतलब है ऑक्सीजन, और आर्द्रता, आर्द्रता किससे होती है, नमी, नमी किससे होती है, जल से। तो कोई भी धातु जब O2 व H2O यानी जल सॉरी नमी व वायु की उपस्थिति में, नमी व वायु से क्रिया करके क्या कर लेती है, अपने ऊपर एक विशेष प्रकार की परत या विशेष प्रकार के संगठन को सम्मिलित कर लेती है, तो यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे कि लोहे पर जंग का लगना, चांदी के श्वेत रंग का काला पड़ना, तांबे का पीला पड़ना, तांबे के पीले रंग का काला हो जाना, जैसे है ना, देखा होगा आपने लोहे के रंग का जो थोड़ा सा दूषित हो जाना। तो ये सब संक्षारण के उदाहरण है। प्रत्येक मेटल इस प्रोसेस को करती है, क्योंकि क्या होता है, वायुमंडल में उपस्थित वे इतनी ज्यादा क्रियाशील होती हैं कि वे वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से भी क्रिया करना शुरू कर देती हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा पहले एक अभिक्रिया लेते हैं और फिर इसको शॉर्ट में समझेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इसको रिविजन कर सकें। Fe यहाँ पे क्या है, लोहा है, प्लस 3/2 अणु किसके हैं यहाँ पे, लगभग 1.5 गुने अणु इसके ऑक्सीजन के हैं, और एक्स, एक्स का मतलब कितने भी हो सकते हैं, जल के हैं। तो जल, मैंने क्या बताया था, कोई भी जल और नमी से क्रिया करके, जल और नमी से, यानी जल से और वायु से। तो वायु का मतलब सीधा सीधा होता है ऑक्सीजन, हमारी ऑक्सीजन ही क्रिया करती है किसी भी धातु से। ऐसे तो हमारी नाइट्रोजन 78% होती है, लेकिन क्रिया हमेशा ऑक्सीजन ही करती है। तो यहाँ पे बनता है Fe2O3, अब हम पीछे पढ़ के आए थे, इंटू XH2O, क्या बनते हैं, XH2O, अर्थात जल के भी कितने हो सकते हैं, ये बनता है फेरिक, ये बनता है जल योजित फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड, इसको कहते हैं जंग, इसको क्या कहते हैं हम, जंग। तो आप समझ गए होंगे, Fe यानी लोहे ने किसके साथ, ऑक्सीजन व जल के साथ क्रिया करके क्या बना ली, एक नए प्रकार का नया अवयव अणु, क्या बना लिया, फेरिक ऑक्साइड जल योजित, अर्थात जिसमें जल जुड़ा हुआ फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। इस प्रकार हमारी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जो क्या करती हैं, हमारी जो जंग लगने की प्रोसेस को कहती हैं। तो इस प्रकार किसी धातु पर वायु व जल की सहायता से, वायु व जल की सहायता से चढ़ने वाली कुछ विशेष प्रकार की परतों को ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, या लगने वाली क्षरण को। क्षरण क्या होता है, किसी चीज का घटना, ग्रास होना। तो आप समझ गए होंगे। देखिए इसका कुछ बहुत सारे क्या होते हैं, संक्षारण से हम बचाव कर सकते हैं। ये आपकी ये दैनिक प्रोसेस की अभिक्रिया, आप उसको आसानी से समझ भी सकते हैं। जैसे क्या करते हैं हम, अपने आसपास के गेट हुए या विंडो होती है, उनको क्या करते हैं, पेंट करके, तेल लगाकर और अन्य प्रकार की तीनीकरण कर कर या गैल्वनीकरण कर, या उसमें क्या करते हैं हम, उसमें पॉलिश लगाते हैं। पॉलिश के साथ साथ हम क्या करते हैं, उसमें मेटल्स की उसकी मेल्टिंग कर देते हैं, या उसमें और सफाई करके हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार संक्षारण को बचा सकते हैं। क्योंकि संक्षारण हमारी धातुओं के लिए एक विष है, वो हमारे क्या करता है, धातुओं को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। देखिए नेक्स्ट हेडिंग आती है विकृत गंधिता। देखो ये भी क्लियर कर रही है आपकी, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत में से बेकार हो जाना, गंधिता में गंध का, यहीं से क्लियर हो गई। अर्थात तो जब वसा युक्त, वसा होता है चिकनाई, वसा युक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्री, बताया था तेल को ही वसा कहते हैं, खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उनकी गंध या स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। तो क्या हो जाता है, उनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि अचार का खराब होना, आपने ज्यादातर देखा होगा अपने घरों में अचार का खराब होना, है ना। या फिर आपने देखी होगी, जैसे हम कोई सब्जी रख देते हैं, तो मान लो जैसे हमने कोई अचार वगैरह, चटनी वगैरह, हमने कुछ अपने भोज्य पदार्थ रख रखे हैं, यदि हम उनको बाहर रखते हैं तो कुछ ताप व कुछ अन्य प्रकार के उनके कारणों के कारण वो खराब हो जाती हैं। तो इस प्रकार से क्या बनती है, कुछ विशेष प्रकार के वसायुक्त या तेलीय पदार्थों को लंबे समय तक रखे रहने से उनके गंध या स्वाद में कुछ परिवर्तन या विकृतता आ जाती है, जिसको विकृत गंधिता कहते हैं। इसके कुछ बहुत सारे
इनके बचाव के बहुत सारे पॉइंट होते हैं। जैसे कि क्या करना चाहिए हमें भाई, सब कुछ ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया से खराब होते हैं या वायरस या बहुत सारे हमारे अन्य प्रकार के बाह्य कारक इसको खराब करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें उनको टाइट बर्तन अर्थात वायु एयर टाइट यानी जिसमें वायु प्रवेश ना कर सके इस प्रकार के बर्तनों में रखना पड़ेगा। इसके अलावा क्या होगा, हमें भाई कोई भी चीज ज्यादातर ताप के कारण खराब होती है, जैसे कि हम अपना दूध को रख देते हैं तो वो खराब हो जाती है, तो उसको फ्रिज अर्थात रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके भी हम उसको बचा सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने देखा होगा कि हम जो चिप्स वगैरह होती हैं उनको बचाने के लिए नाइट्रोजन युक्त पैकेट, या आपने देखी होगी उसकी जो खलता होता है उसमें थोड़ी सी वायु निकलती है वो नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे उसका संचार उसको बचाने का कार्य करती है। तो इस तरीके से आपका ये पाठ खत्म हुआ, लेकिन मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की पूरी प्रयत्न किया है, फिर भी इसमें कोई कमी रह गई है तो आप अपनी प्रत्यक्ष कक्षाओं में आसानी से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ जो है हस्तलिखित नोट बनाइए, हस्तलिखित नोट्स बनाइए, अर्थात तो क्या हो जिससे आपकी जो पढ़ने की क्षमता है वो ज्यादा विकसित हो सके या आपको अच्छी आदतें डल सकें। तो इसके साथ ही मैं अपने कक्षा 10 लेसन नंबर 1 की समाप्ति करता हूँ, और इसके साथ साथ आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। मैं कितना अगर आपका अच्छा ठीक है।